Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Okay, today we are starting with the Sale of Goods Act 1930. Chapter 1 we'll cover today, and I'll tell you about what are the contents which we are going to cover in this particular chapter. We'll cover what we mean by sale, meaning of sale, agreement to sell, what is the definition of goods, goods का क्या इधर meaning है, कौन सी goods की हम बात कर रहे हैं, और सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में व्हाट इज द डिफरेंस दैट विल कवर. इसी में कुछ लीगल टर्म्स अब आप इसके अंदर देखेंगे, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल. ठीक है. और उसके बाद एक टर्म आएगी नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट रूल. ठीक है. इसमें इसका मतलब है कि नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज. इसका मतलब है कि ओनर ही जो है वो गुड्स का बेटर टाइटल पास ऑन कर सकता है, उसके अलावा और कोई अच्छा टाइटल पास ऑन नहीं कर सकता है. दिस विल बी कवरिंग इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, उसमें हम कवर करेंगे. और इसी में आगे हम ये जरूर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी इन गुड्स. प्रॉपर्टी इन गुड्स का बेसिकली मतलब है टाइटल, ओनरशिप. कि ओनरशिप ट्रांसफर जो हम कर रहे हैं गुड्स में. सेल के केस में क्या हो रहा है, जब सेलर इज सेलिंग द गुड्स टू द बायर. ठीक है. देन इन दैट पर्टिकुलर केस सेलर क्या कर रहा है, अपने पास जो उसकी गुड्स की ओनरशिप थी, ही इज ट्रांसफरिंग दैट टू बायर. बायर को वो ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है. तो ओनरशिप जो ट्रांसफर हो रही है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी इन गुड्स. इसमें गुड्स का क्या मीनिंग है. ठीक है. गुड्स की मतलब टाइप्स क्या है, कैटेगरीज क्या है, एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, कंटिजेंट है, फ्यूचर गुड्स हैं. ठीक है. इसमें गुड्स बेसिकली जो हम ओवरऑल इसके अंदर गुड्स करेंगे उसका मतलब है गुड्स मीन्स इमूवेबल गुड्स. वो गुड्स जो, सॉरी, मूवेबल गुड्स. ठीक है. मूवेबल गुड्स जो हैं वो इसका पार्ट होंगी. इमूवेबल विल नॉट बी पार्ट ऑफ द गुड्स हियर. ठीक है. इमूवेबल के लिए दूसरा एक्ट है. बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स में कौन सी गुड्स आएंगी जो मूवेबल है. ठीक है. मतलब कि कोई भी क्रॉप्स हो गई, अगर हम क्रॉप्स को जब काट लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो वो मूवेबल हो जाएगी. इवन दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, और इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स हियर. ठीक है. एग्जिस्टिंग गुड्स हैं जो, एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब है द गुड्स दैट आर एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट सेल का कर रहे हो तो सेलर के पास वो गुड्स हैं, वो उसका ओनर है. ठीक है. वो गुड्स हो जाएंगे एग्जिस्टिंग गुड्स. कंटिजेंट गुड्स जो हैं विच आर बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन. कि कंडीशन के ऊपर या कंटिजेंसी के ऊपर है कि आएंगी या नहीं आएंगी. कि एक पर्सन दूसरे से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तेरे को पेंटिंग बेचूंगा. कौन सी पेंटिंग बेचूंगा, वो कह रहा है कि जो ए के पास है. ठीक है. अगर मैंने ए से वो पेंटिंग, ए ने मुझे वो पेंटिंग बेच दी, देन आई सेल दैट टू यू. तो उस केस में कंटिजेंसी इज देयर कि ए हो सकता है सेल करे उसको या ना ना करे. ठीक है. अगर वो सेल करता है तो वो इट्स बेस्ड अपॉन सर्टेन कंटिजेंसी. ऐसे फ्यूचर गुड्स हैं. फ्यूचर गुड्स वो गुड्स हैं जो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर की जाएंगी या प्रोड्यूस की जाएंगी. अगर से आपने कोई मतलब वो आज वो धान या चावल आपने बो दिए हैं. ठीक है. आपने 3-4 महीने बाद उसको सेल करना है, तो वो क्या आएगा, फ्यूचर गुड्स में आएगा. ऐसी इसमें टर्म्स आएगी एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी. 3 टर्म्स इसमें हम देखेंगे कि गुड्स की डिलीवरी किस तरह से हो सकती है. एक्चुअल डिलीवरी तो मतलब कॉमन सी बात है. एक्चुअल का मतलब है कि एक्चुअल में फिजिकल डिलीवरी किसी चीज की दे देना. ठीक है. बट कई जगह पे एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो सकती, तो वहां पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी करते हैं. ठीक है. जैसे किसी बैंक अकाउंट अगर किसी को हम पास ऑन कर रहे हैं, या हम घर बेच रहे हैं, तो घर तो कोई पर्सन उठा के देगा नहीं. ठीक है. तो उस केस में क्या होगा कि आप घर की चाबी दे दोगे. ठीक है. या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं, डीड वगैरह, वो सारे दे दोगे. घर की चाबी दे दोगे. ठीक है. लॉक लगा हुआ है उसकी की दे दोगे, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाएगा. ठीक है. देन देर इज सिंबॉलिक डिलीवरी. सिंबॉलिक इज अ सिंबल. इसमें मतलब एक्चुअल में आप कोई चीज ऐसे डिलीवर नहीं कर रहे हो, बट वो सिंबल जो है, वो सिंबल जो है दैट सिग्निफाइज द डिलीवरी हैज बीन मेड. आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस में कई जगह पे, जैसे कि अगर वो सचिन ने, विराट कोहली ने कोई कार जीती है, कुछ जीता है, तो वो कार के क्या करते हैं, एक बड़ी सी कट आउट करके चाबी बना के दे देते हैं. वो हैंड ओवर करते हैं. ठीक है. बड़ा सा कट आउट इन द ऑफ अ की शेप का, चाबी की शेप का. अब वो चाबी से कुछ खुलता तो नहीं है, बट दैट इज अ सिंबल
दैट दे आर डिलीवरिंग दैट पर्टिकुलर कार टू विराट कोहली। ठीक है, तो वो हो जाएगा सिंबॉलिक डिलीवरी। ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस, लर्निंग आउटकम्स आपको मालूम ही है कि आप डेमोस्ट्रेट कर पाओ नॉलेज, डिस्टिंग्विश कर पाओ कंसेप्ट्स को और केस स्टडीज को इवेलुएट कर पाओ। ठीक है, सो स्टार्टिंग नाउ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर सेक्शन 4, इसका क्या मीनिंग है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? जहां पे सेलर जो है वो बायर को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है या एग्री कर रहा है कि वो ट्रांसफर करेगा। क्या ट्रांसफर करेगा? प्रॉपर्टी इन गुड्स, ओनरशिप ट्रांसफर करेगा, गुड्स की पोजेशन भी देगा और उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर करेगा वो बायर को। किस लिए करेगा? फॉर अ प्राइस। ठीक है, कंसिडरेशन क्या है? प्राइस है। सो आई रीड इट आउट फ्रॉम हियर, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer। सेलर ट्रांसफर कर रहा है या एग्री कर रहा है कि वो ट्रांसफर करेगा। What he'll transfer? The property in goods for a price. So this is the definition of contract of sale under section 4 of Sale of Goods Act 1930। अब है कि सेल का ये कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, हाउ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। अब कैसे बनेगा? जैसे बाकी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, बट दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी हियर आल्सो। ठीक है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? A contract of sale is made by an offer to buy or offer to sell goods for a price and the acceptance of such an offer। ठीक है, तो कैसे बनेगा? थ्रू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर टू बाय और ऑफर टू सेल, इट कुड बी देयर फॉर अ प्राइस, और उसकी जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी ऑफर की तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा सेल। व्हाट इज देयर इन सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, कि किस तरह से बनेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट आपका ओरल हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी इधर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है। एक्सप्रेस में इट कैन बी थ्रू राइटिंग और ओरली बाय वर्ड ऑफ माउथ, या हो सकता है कि पार्टली कुछ भाग इसका आप राइटिंग में कर लो, कुछ आप ओरली डिसाइड कर लो, और इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। दिस इज हाउ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट विल कवर इज essential elements of contract of sale। ठीक है, इसके essential एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स है। वो हम देखेंगे कि कौन से 5 एलिमेंट हैं सेल के। बेसिकली क्या एलिमेंट्स हैं? दैट जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ऑल दो थिंग्स दैट आर बीइंग फुलफिल्ड। ठीक है, फिर ये और हम क्यों कर रहे हैं सेल? इट इज फॉर अ प्राइस, प्राइस के लिए हो रहा है। क्या चीज सेल कर रहे हैं? गुड सेल कर रहे हैं। क्या ट्रांसफर हो रहा है इसमें? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, so the first and foremost thing in this is that for a sale is that there should be a valid contract। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10 वाला जो एक्ट वो था, उसको फुलफिल करता हो। ठीक है, कि फ्री कंसेंट, ऑफर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। नेक्स्ट इन दिस इज कि सेल किसके बीच में होगी, कितनी पार्टीज होंगी? दे विल बी 2 पार्टीज। ठीक है, वन विल बी द सेलर, यस, वन विल बी सेलर एंड अनदर विल बी बायर। ठीक है, एक सेलर होगा और एक बायर होगा। देन अब दोनों पार्टीज करेंगे क्या? दे विल बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सेलर जो है वो बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है सेल का? द सब्जेक्ट मैटर इन दिस केस इज गुड्स। कौन सी गुड्स हैं? इमूवेबल और मूवेबल? मूवेबल। यस, मूवेबल गुड्स। मूवेबल गुड्स के लिए ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। ठीक है, तो मूवेबल गुड्स विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल। जो भी गुड्स सेल कर रहे हैं वो कौन सी गुड्स होंगी? मूवेबल होंगी। ठीक है, उसकी कैटेगराइजेशन विल लुक फॉर एग्जिस्टिंग गुड्स, कंटिजेंट एंड फ्यूचर, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग के भी आगे पार्ट्स है, दैट ऑल्सो विल कवर। ठीक है, लास्ट इसके अंदर है कि ये सारा जो है इसमें कंसिडरेशन क्या है फॉर द सेलर? सेलर के लिए कंसिडरेशन है प्राइस। ठीक है, कि प्राइस उसको मिलेगी व्हेन ही सेल दोस गुड्स।
ठीक है। अब प्राइस की फिक्सेशन कैसे होएगी, दीज थिंग्स ऑल्सो विल कवर इन द कमिंग स्लाइड्स। ठीक है, तो एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए अपने ये कवर। A valid contract, two parties, transfer of property and subject matter is goods and it is for a price. ठीक है। और इसी में एक चीज हम और ऐड कर सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, इट शुड बी एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट और इट कैन बी अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि ओनरशिप साथ के साथ ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे आप शॉप पे कहीं पे जाते हो और आपको से यू वांट टू परचेज अ बॉटल ऑफ ए शैम्पू। ठीक है, आपने उधर काउंटर पे पैसे दिए और उन्हें वो शैम्पू की बॉटल आपने बोली कि आपको कौन सी वाली चाहिए, उसने वो निकाल के दी और आपने साथ के साथ पेमेंट की और ले ली, तो इट इज कॉल्ड एज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट जिसमें कि ओनरशिप साथ के साथ ही ट्रांसफर हो रही है। देन देर इज कंडीशनल ऑल्सो। कंडीशनल में क्या होगा, दैट ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड एट अ लेटर डेट, बाद में ट्रांसफर होएगी, उसमें कंडीशंस होएंगी। ठीक है, तो वो लेटर डेट पे जो ट्रांसफर होएगी दैट विल बी कॉल्ड एज कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फाइन। अब इसमें प्राइस का मीनिंग हम देखते हैं, व्हाट वी मीन बाय प्राइस, व्हाट इज द डेफिनेशन ओवर हियर। ठीक है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, all the definitions under the act they are always given under section 2। ठीक है, price in a contract of sale means the money consideration for sale of goods। कौन सी कंसिडरेशन है, मनी कंसिडरेशन, की मनी जो आपको बदले में मिल रहा है। ठीक है, और इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी, इसे मनी और मनी और मनी में ही एक्सप्रेस करना है। ठीक है, बार्टर इज नॉट अ सेल। ठीक है, बार्टर मतलब एक्सचेंज, कि आपने चावल दिए उसके बदले आपने गेहूं ले लिया। ठीक है, तो वो बार्टर हो गया, एक्सचेंज हो गया, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए जो कंसिडरेशन है वो मनी में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें आता है मोड्स ऑफ फिक्सिंग प्राइस अंडर सेक्शन 9, कि प्राइस जो है कीमत कैसे फिक्स की जाएगी, कैसे कर सकते हैं, आपस में म्यूचुअली बातचीत करके कर सकते हैं एग्रीमेंट के द्वारा। अगर पुराना लेन देन चला आ रहा है तो उसी हिसाब से डिसाइड करके कर सकते हैं। सो वी लुक फॉर द मोड्स ओवर हियर अंडर सेक्शन 9 एज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज बाय एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज ने जो आपसी सहमति से म्यूचुअली डिसाइड किया है, एक्सप्रेसली बताया है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, उस मोड के द्वारा फिक्स की जाती है प्राइस। और कैसे कर सकते हैं, बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। आप किसी पार्टीज के साथ मतलब कहो कि 1 साल से 2 साल से, या आपकी पुरानी भी 4-5 डीलिंग हो चुकी हैं, तो उसके हिसाब से प्राइस फिक्स की जाएगी। से जब भी वो प्राइस फिक्स होती है, मतलब वो कैसे फिक्स करते हैं प्राइस, जो भी टोटल होता है उसमें वो से आपको 5% डिस्काउंट लेस करके प्राइस फिक्स करते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट देके फिक्स करते हैं, सो दैट विल बी बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग, कि जब भी इसका मतलब है कि वो प्राइस फिक्स करेंगे, वो 5% का डिस्काउंट लेस होगा, तभी वो प्राइस फिक्स की जाएगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों में से, तो क्या होगा कि जो भी रीजनेबल प्राइस है, जो भी उचित दाम उसके बनते हैं मार्केट के हिसाब से, वो वाले पे किए जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा भी कुछ नहीं है, और कई केसेस में क्या होगा कि वो डिसाइड कर सकते हैं इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की जो प्राइस है वो थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी। ठीक है, इट विल बी थ्रू वैल्यूएशन बाय द थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी को इसमें इनवाइट करेंगे, वो थर्ड पार्टी उसकी वो डिसाइड करेगी कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, गुड सेल कर रहे हो, कि उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, एंड दैट पर्टिकुलर प्राइस विल बी फिक्स। नेक्स्ट है डिलीवरी, उसकी फॉर्म्स। ठीक है, कैसे हम करते हैं डिलीवर। इसमें फिजिकल डिलीवरी का तो पिक्चर नहीं है, बट कैन यू टेल मी व्हाट दिस फर्स्ट पिक्चर सेज, इज इट पहली पिक्चर मैम सिंबॉलिक एक्चुअल डिलीवरी है, कंस्ट्रक्टिव है, या सिंबॉलिक है। द मैम फर्स्ट पिक्चर सिंबॉलिक इज डिलीवरी है। विच वन, सिंबॉलिक। द फर्स्ट इज सिंबॉलिक।
ओके। और क्योंकि ये सिंबल है, ठीक है, कार की वो बड़ी सी चाबी दे रहे हैं, इससे तो कार या कुछ अगर बाइक भी है तो वो तो नहीं खुलेगी, ठीक है। और सेकंड वाली कौन सी है पिक्चर? कंस्ट्रक्टिव। नहीं नहीं, ये भी क्या है, सिंबॉलिक ही है। दिस इज ऑल्सो सिंबॉलिक, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा चेक तो कोई भी नहीं देता ना, ठीक है। वो कई बार होता है कि अगर मतलब वो जैसे आपने देखा हो, प्लेयर्स जब जीतते हैं तो वो इतना बड़ा सा एक चेक उठा के ले आते हैं, ठीक है, पर वो वाला चेक थोड़ा वो लेके बैंक में जमा कराने जाएंगे। हाँ जी मैम। सो बेसिकली तो ये क्या है, बेसिकली कौन सी डिलीवरी है? इट्स सिंपल। सिंबॉलिक, ठीक है। और लास्ट वाली कौन सी है जिसमें चाबी दे रहे हैं? एक्चुअल मैम। इट्स कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। क्योंकि इसमें क्या है, से अगर आप किसी को बाइक डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप घर बेच रहे हो, मतलब ऐसे में क्या है, अगर आपने से बाइक सेल किया है तो वो उस केस में क्या है कि आप उसकी चाबी दे रहे हो, ठीक है। तो चाबी देने का मतलब है कि वो डिलीवरी एक्चुअल में उस पर्टिकुलर चीज की हो गई। दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसमें ये रियल चाबी दे रहे हैं, ये मतलब वो कहोगे सिंबॉलिक नहीं है, सिंबल नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल डिलीवरी हमें मालूम है, एक्चुअल में डिलीवर कर देना फिजिकली कोई भी चीज। अगर वही वो बाइक को आप ट्रक में रखवा के किसी के घर पे डिलीवर करवा रहे हो, देन इट इज एक्चुअल डिलीवरी। बट पर्सन ने से उधर बाइक वो खरीदी से डीलर से खरीदी शोरूम में जाके, और उसने उसको जब चाबी दे दी, तो वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाएगी वही चीज, ठीक है। और वही से अगर कोई बाइक कोई विन कर रहा है कहीं पे, मतलब किसी से, मतलब कहो कि इवेंट में, तो उस केस में उसको एक बड़ी सी चाबी दे रहे हैं, तो वही चीज क्या बन जाएगी, सिंबॉलिक डिलीवरी। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है, तो सिंबॉलिक डिलीवरी को एक बार और कंस्ट्रक्टिव का एक बार थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे हम। देयर वाज सम एरर, ओके। सो शेयरिंग विद यू कंस्ट्रक्टिव वर्सेस सिंबॉलिक डिलीवरी, इसमें डिफरेंशिएट हम करेंगे कि क्या है दोनों में डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि एक हाउस है या बैंक अकाउंट है, द डिलीवरी कैन बी इफेक्टेड बाय अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, उसमें कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हम कर सकते हैं। वेर इन अ टेंजिबल आइटम अलाउइंग एक्सेस टू द गुड्स इज, मतलब कि उसमें टेंजिबल आइटम हम डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि गुड्स जो है वो आपकी पहुंच में, आपकी एक्सेस में आ जाए। तो आप डीड दे सकते हैं, हाउस से रिलेटेड डीड, या घर की चाबी दे सकते हैं, ठीक है, या बैंक अकाउंट अगर ट्रांसफर करना है तो उसके पासबुक आप पर्सन को हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। अ पासबुक फॉर द बैंक अकाउंट इज डिलीवर इंस्टेड, सो दिस विल बी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या है? इट इज ऑल्सो समटाइम्स परमिसिबल। ये परमिसिबल कहाँ पे है, जहाँ पे मैनुअल डिलीवरी कई बार इम्प्रैक्टिकल हो जाती है, सच एज अ डिलीवरी ऑफ ए की दैट डज नॉट एक्चुअली ओपन एनीथिंग। हम चाबी दे रहे हैं जो कुछ भी ओपन नहीं कर रही, पर बट इट इज इंटेंडेड टू सिंबलाइज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पर इसमें इंटेंशन क्या है कि वो जो सिंबल है इसका मतलब है कि ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई है फ्रॉम द सेलर टू द बायर, ओके। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस, सेल एंड बेलमेंट में डिफरेंस, सेल और हायर परचेज में डिफरेंस, जस्ट अ मिनट, एंड सेल एंड मोर्टगेज में डिफरेंस। I have also uploaded this particular PPT on the this PPT is also uploaded there on the you can say classroom, you can see it over there, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट एक बार सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल को मैं ब्रीफली एक बार आपके साथ शेयर करूंगी कि एज पर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल क्या है।
सेल के केस में बेसिकली क्या है कि बायर और सेलर एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स। सेलर क्या कर रहा है, वो गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है बायर को, ठीक है। और जो एग्रीमेंट टू सेल है उसमें क्या है कि फ्यूचर में ट्रांसफर करेगा वो, कभी फ्यूचर में वो गुड्स को सेल करेगा, वो गुड्स की डिलीवरी देगा, फ्यूचर में ही उसकी वो ओनरशिप भी ट्रांसफर होएगी, फ्यूचर में ही उसको पेमेंट मिलेगी। सो एग्रीमेंट टू सेल जो बेसिकली है ये फ्यूचर से रिलेटेड है, और सेल जो है वो प्रेजेंट से रिलेटेड है। सॉरी, ठीक है। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अगर हम देखें तो सेल बेसिकली क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्जीक्यूट किया जा चुका है, ठीक है। गुड्स की डिलीवरी देनी थी, दे दी, पेमेंट आनी थी, आ गई, ओके। और एग्रीमेंट टू सेल क्या है, बेसिकली ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी का मतलब है जो एग्जीक्यूट किया जाएगा इन द फ्यूचर। ये हमने काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल के केस में क्या होगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी इमीडिएटली। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होएगी, ओनरशिप कब ट्रांसफर होएगी, जब क्या होगा, एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट होगा तब ट्रांसफर होएगी, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज देयर इन केस ऑफ सेल, यस इट इज देयर, बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल इट इज नॉट देयर, ठीक है। ये तब होएगी जब ये सेल में कन्वर्ट होएगी। देन इसके अंदर आता है रिस्क ऑफ लॉस, ठीक है। अब लॉस का रिस्क कौन बियर करेगा, जो उस चीज का मालिक है, ठीक है। सेल के केस में हु इज द ओनर, ओनर कौन है, क्योंकि सेल के केस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो चुकी है, यानी कि बायर मालिक बन गया है। अब बायर मालिक बन गया है तो बायर विल बियर द लॉस। तो लॉस का रिस्क कौन बियर करेगा, बायर बियर करेगा इन केस ऑफ सेल। और एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होगा कि जो मतलब सेलर है वही अभी तक ओनर है, उसने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, तो इसलिए कोई भी अगर रिस्क होएगा तो एग्रीमेंट टू सेल के केस में कौन रिस्क बियर करेगा, सेलर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच, कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, ठीक है। अगर तो ये कहो कि ये ब्रीच किसने की है, बायर ने की है, ठीक है, बायर ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, बायर कमिट्स ब्रीच, तो उस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ सेल, तो सेल के केस में क्या होगा, सेलर जो है क्योंकि ओनरशिप वो ट्रांसफर कर चुका है बायर को, बायर मालिक बन गया, बायर ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तो सेलर क्या करेगा, वो अपनी प्राइस मांगेगा, ठीक है। सेलर किस लिए बायर को स्यू करेगा, फॉर द प्राइस, ठीक है। और एग्रीमेंट टू सेल के केस में बायर कौन है, बायर को ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, और अगर बायर ने ब्रीच की है तो सेलर क्या करेगा, सेलर सिर्फ डैमेजेस के लिए उसको स्यू कर सकता है, प्राइस के लिए नहीं। प्राइस के लिए क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है अभी, ठीक है। सेलर ही ओनर है, पर सेलर को जो भी कोई लॉसेस हो रहे हैं, कुछ नुकसान हो रहा है, डैमेजेस हो रहे हैं, वो बायर को उसके लिए स्यू करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, कि जहां पे बायर दिवालिया हो गया, ठीक है। अगर बायर दिवालिया हो गया इन केस ऑफ सेल, सेल के केस में अब बायर क्या है, बायर मालिक है उसका, तो अगर सेलर के पास इस केस में लेन नहीं है, यानी कि वो गुड्स को होल्ड करके नहीं रख सकता, तो वो क्या करेगा, इस केस में रिटर्न गुड्स टू ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी ऑफ द बायर, ठीक है। अब इसमें इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर वाले पॉइंट को सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन केस ऑफ सेल, अब इसमें क्या है कि जिसको गुड्स आपने बेची वो पर्सन हो गया दिवालिया, पर वो मालिक बन चुका है, तो इस केस में बेसिकली जो प्राइस है वो तो सेलर को नहीं मिल पाएगी, पर सेलर क्या करेगा, रेटेबल डिविडेंड उसको मिलेगा ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के द्वारा। और गुड्स की जो भी उसके पास अगर फिजिकल पोजेशन रह भी गई है सेलर के पास, तो उसकी ड्यूटी बनती है वो किसको देना, ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के पास वो पोजेशन डिलीवर करेगा, और उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, रेटेबल डिविडेंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। अब ऐसा ही इंसॉल्वेंसी और बायर को एग्रीमेंट टू सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए,
ठीक है, लुक एग्रीमेंट टू सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्रीमेंट टू सेल में इसमें ओनर कौन है? सेलर ही ओनर है। अगर बायर दिवालिया हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्यों नहीं कोई बात? क्योंकि जो सेलर है वो मालिक है। अगर वो मालिक है तो सेलर को गुड्स की डिलीवरी देने की जरूरत नहीं है। सेलर इज नॉट बाउंड टू पार्ट विद गुड्स, ठीक है। सेलर की ड्यूटी नहीं बनती है कि वो गुड्स की डिलीवरी दे, और तब तक उसकी ड्यूटी नहीं बनती जब तक उसको पेमेंट नहीं कर दी जाती, ठीक है। So seller is not bound to part with the goods until the seller is paid for the goods. ठीक है, in case of agreement to sell। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। अब है सेलर दिवालिया हो गया, ठीक है। सेलर दिवालिया हो गया, वी लुक दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल। अब सेल के केस में क्या है? अब इस केस में मालिक कौन बन चुका है गुड्स का? सेल के केस में बायर, क्योंकि बायर मालिक बन गया है तो इसलिए बायर के पास हक है कि वो उसकी डिलीवरी भी ले। Buyer is entitled to recover goods from official receiver and assignee of the seller। जो भी सेलर इंसॉल्वेंट हो गया है उसके ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी अपॉइंट किया गया है, उसके पास अगर गुड्स पड़ी हुई हैं तो बायर उससे वो गुड्स की डिलीवरी ले सकता है, रिकवरी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो उसका मालिक है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट, इसी को पॉइंट को देखेंगे, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, अब एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या है? मालिक इस केस में कौन है? सेलर ही मालिक है, ठीक है, और सेलर ही दिवालिया हो गया है, ठीक है। अब इस केस में अगर तो बायर ने प्राइस पे की हुई है, अगर से बायर ने क्या किया था, प्राइस पे कर दी थी उसने उन गुड्स के लिए, ठीक है। पर मालिक उसका कौन था? सेलर ही था। तो जो पेमेंट बायर ने की है वो पेमेंट उसको प्रोपोर्शनेटली रिटर्न होगी, रेटेबल डिविडेंड उसको मिलेगा बाय द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी ऑफ द सेलर, ठीक है। बायर को डिलीवरी गुड्स की नहीं दी जाएगी, बायर ने जितनी पेमेंट की थी वो पेमेंट उसको प्रोपोर्शनेटली रिटर्न कर दी जाएगी। इज इट ओके? Yes, ma'am. देन देर इज जर्नल एंड पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है। जर्नल एंड पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, इसमें मतलब है कि आपका ओनरशिप का राइट क्या है। इन केस ऑफ सेल, सेल के केस में राइट क्या है? राइट इन रेम, ठीक है। बायर के पास क्या राइट है? राइट इन रेम है। राइट इन रेम का मतलब है टू एंजॉय द पीसफुल पोजेशन ऑफ द गुड्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। सेल के केस में क्या है? होल वर्ल्ड उसके पास राइट है बायर के पास कि वो पीसफुल पोजेशन, जो गुड्स उसके पास हैं उसकी वो पीसफुल पोजेशन को एंजॉय करे, ठीक है। और इसका ऑपोजिट राइट है एग्रीमेंट टू सेल के केस। एग्रीमेंट टू सेल के केस में कौन सा राइट है? राइट इन पर्सोनम। बायर और सेलर, क्योंकि अभी तक वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो इसलिए बायर और सेलर के पास एक दूसरे के अगेंस्ट वो एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो दे हैव गॉट राइट इन पर्सोनम इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, ओके। देन देर इज राइट ऑफ रीसेल, ठीक है। राइट ऑफ रीसेल अब इसके अंदर है, अगर मतलब सेलर रॉन्गफुली, सेल का केस लेते हैं, सेलर रॉन्गफुली वो क्या करता है गुड्स को, मतलब वो डिलीवर कर देता है अगर किसी थर्ड पर्सन को, ठीक है। सेल ओनर कौन है गुड्स का? इन केस ऑफ सेल द ओनर इज बायर। पर सेलर ने गलती से डिलीवरी किसी और को अगर दे दी तो बायर के पास ये राइट है कि वो थर्ड पर्सन से भी कुछ सर्कमस्टेंसेस में वो गुड्स को रिकवर कर सकता है। बायर कैन रिकवर गुड्स इवन फ्रॉम द थर्ड person that is there with the buyer, okay। अगर सेलर ने रॉन्गफुली सेल कर दिया, उसके पास गुड्स की पोजीशन रह गई, तो भी बायर के पास ये राइट है कि वो अपनी गुड्स को रिकवर कर सकता है थर्ड पर्सन से भी लेके वापस। देन इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, उस केस में क्या है? सेलर रीसेल कर देता है अगर थर्ड पार्टीज को। एग्रीमेंट टू सेल के केस में इस केस में ओनर कौन है? सेलर ही ओनर है, पर सेलर ने वो गुड्स को रीसेल किसको कर दिया? किसी और थर्ड पार्टी को। तो उस केस में बायर के पास क्या रेमेडी है? बायर इस केस में गुड्स तो रिकवर कर नहीं सकता क्योंकि वो मालिक नहीं है। वो सिंपली क्या कर सकता है? ही और शी कैन ओनली रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम द सेलर, ठीक है।
वो सेलर से सिर्फ डैमेजेस को ही रिकवर कर सकता है। इज इट ओके? Yes, ma'am. यहाँ की स्लाइड्स में दिया भी हुआ है। हाँ, दिस यू कैन सी, मतलब आई हैव कवर्ड दिस ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ रहा है एलिमेंट्स ऑफ अ सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इसके एलिमेंट्स, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? द फर्स्ट थिंग इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, की ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, नंबर वन। सेकेंडली, किसके रिलेटेड ओनरशिप, किसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है? गुड्स की हो रही है। क्यों हो रही है? फॉर ए मनी कंसिडरेशन, जिसको कि हम क्या कहते हैं? प्राइस। और इसमें क्या नहीं होगा? ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है ये हायर परचेज का नहीं है एग्रीमेंट, ना ये बार्टर का है। ठीक है, बार्टर आपको बताया कि एक के बदले दूसरी चीज ले ली, एक्सचेंज कर लिया, स्वैप कर लिया। ठीक है, चावल दिए, गेहूं ले लिया, गेहूं बेचा, चीनी ले ली। ठीक है, ऐसा बार्टर नहीं है ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ना ये लीज है। ठीक है, हायर परचेज में क्या होता है? हायर परचेज इज फॉर ए स्पेसिफिक आइटम फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, आपने एक टीवी हायर परचेज पे अगर आप ले रहे हो या कोई भी ले रहे हो, तो वो एक स्पेसिफिक आइटम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए है, कि आपने कहो कि साल भर में या जैसे भी उसकी हायर परचेज की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। ओके, और इस केस में ओनरशिप ट्रांसफर होती है एट द एंड, जब आप लास्ट की इंस्टॉलमेंट पे करते थे। और लीज परचेज में क्या होता है कि आपने कोई लीज एग्रीमेंट किया हुआ है, लीज रेंट आप पे करते हो, और आपके पास एक ऑप्शन होती है उसको खरीदने की भी। ठीक है, आप चीज को यूज कर रहे हो, आप उसे खरीद भी सकते हो। ठीक है, दिस इज नॉट सेल ऑफ गुड्स, हायर परचेज, बार्टर एंड लीजिंग। अब गुड्स की डेफिनेशन को देखेंगे एज पर सेक्शन 6। गुड्स का क्या मतलब है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल जो मूव करती है, पर इसके अंदर क्या चीज नहीं है अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स जो है वो मूवेबल में नहीं काउंट होता, गुड्स में नहीं काउंट होता। ना ही मनी जो है वो गुड काउंट में होगा, ठीक है, गुड्स में काउंट होगा। पर क्या इंक्लूड करते हैं? गुड्स में क्या इंक्लूड होता है? स्टॉक एंड शेयर्स की सेल परचेज हो रही है, दैट इज गुड, उसको डेफिनेशन में कंसिडर करेंगे। ग्रोइंग क्रॉप, गेहूं की फसल है, चावल की फसल है, और कोई फसल है, उसको माना जाएगा गुड्स में। ग्रास हो गई, एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, ऐसी कोई चीज जो लैंड का पार्ट है, पर जिसे क्या किया जा सकता है? सिवियर किया जा सकता है, यानी सेपरेट किया जा सकता है, काट के अलग किया जा सकता है। विच आर एग्रीड टू बी सिवियर बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसको हम सिवियर कर सकते हैं, जैसे क्रॉप्स है उसको काट के अलग किया जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज गुड्स। तो गुड्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, और इसमें स्टॉक एंड शेयर्स आते हैं, क्रॉप्स आती हैं, ग्रास वगैरह, हाँ, या चीजें जो लैंड के साथ अटैच है वो, पर जिसे काट के सेपरेट किया जा सकता है। क्या नहीं आता है? एक्शनेबल क्लेम्स नहीं आते, मनी नहीं आता। ठीक है, अब एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल, एक पर्सन ने से दूसरे को पैसे दिए उधार, ठीक है, और उसने उसे, मतलब आज क्या डेट है? टुडे इज 6 जुलाई। ठीक है, उसने 6 जुलाई को उसे पैसे उधार दिए, और दूसरे पर्सन ने उसे रिटर्न करने थे बाय से 7 अगस्त, 7 अगस्त तक वो उसको पे करेगा। ठीक है, 7 अगस्त गुजर गई और उसने पेमेंट नहीं की, तो उस केस में क्या है? जिसने पैसे दिए थे वो एक्शन ले सकता है, उसका क्लेम बनता है दूसरे के अगेंस्ट, so that person can has got a claim and he can take the action. ठीक है, this is called as actionable claims, but this is not considered to be as goods। ठीक है, इसको गुड्स में नहीं माना जाता। ओके अबाउट इट? ठीक है, तो गुड्स क्या नहीं है? पैसा, ठीक है, मनी, ये गुड्स नहीं होता। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम्स भी गुड्स में नहीं है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी गुड्स में नहीं आती, जैसे घर बेच रहे हैं, लैंड बेच रहे हैं, हाउस और बिल्डिंग और लैंड, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ गुड्स ओवर हियर। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट विल कवर टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स के टाइप्स। ठीक है, गुड्स जो हैं वो 3 प्रकार की हैं, हम देखेंगे। एग्जिस्टिंग गुड्स है। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी है? विच आर एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल के टाइम पे वो एग्जिस्ट कर रही है, आइडेंटिफाई आप कर सकते हो, पहचान सकते हो। ठीक है, फ्यूचर गुड्स कौन सी हैं? जो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे।
ठीक है, कपड़ा आपने मैन्युफैक्चर करके कॉटन का सो एंड सो क्वालिटी आपने किसी को ऑर्डर दिया हुआ है, वो महीने बाद आपको डिलीवर करना है, अभी वो बनाएगा देन डिलीवर करेगा, तो वो फ्यूचर गुड्स है। ठीक है, और एग्रीमेंट टू सेल बेसिक ज्यादातर वो फ्यूचर गुड से रिलेटेड रहेगा और कंटिजेंट गुड से रिलेटेड होगा। एग्रीमेंट टू सेल, सेल विल बी रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग गुड्स। कंटिजेंट गुड्स कौन सी है? कंटिजेंट गुड्स कौन सी हैं? जो गुड्स जो किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, विच इज बेस्ड अपॉन सर्टेन कंटिजेंसी। द गुड्स में अराइव, द गुड्स मे नॉट अराइव। ठीक है, ऐसे मैंने आपको जो पेंटिंग एग्जांपल दिया कि एक पर्सन जो है वो कह रहा है कि मैं बी से पेंटिंग खरीदूंगा, अगर बी ने मेरे को वो पेंटिंग बेच दी देन आई सेल दैट टू यू। तो इसका मतलब क्या है कि बी से वो खरीदेगा, वो बी उसे बेचता है या नहीं बेचता, दैट इज अ कंटिजेंसी। ओके, आगे हम एग्जिस्टिंग गुड्स की भी टाइप करेंगे, तीन तरह की हैं ये। स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स कौन सी हैं? जो आप आइडेंटिफाई करते हो और सेपरेट करते हो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, मेरे को एक पर्टिकुलर टीवी चाहिए से या मेरे को एक पर्टिकुलर मेक का फोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, सैमसंग का। ओके, सैमसंग का कौन सा मॉडल चाहिए? अब उस मॉडल के सिर्फ 10 फोन पड़े हुए हैं। ठीक है, 10 में से जब मैंने जो मेरे को पसंद आया कि जो ठीक ठाक मुझे लगता है कि ये ठीक होगा, इसमें कोई खराबी नहीं होगी, सेलर के हिसाब से तो सारे ठीक है। ठीक है, मेरे को जो एज ए बायर एक पर्टिकुलर मैंने फोन जो था 10 में से मैंने एक पर्टिकुलर को या उसने मेरे को डब्बा या एक पकड़ाया, मैंने उसे देखा और ले लिया, तो वो वाला क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक गुड्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी में आगे है asserted। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स और asserted। asserted गुड्स को ना, ascertain का मतलब है कि सर्टेन कर लेना। ठीक है, अब से आपने 100 चेयर किसी के पास गोदाम में पड़ी हुई है, आपने 30 चेयर्स खरीदनी है। ठीक है, 100 में से 30। तो जब मतलब ये कहो कि कॉन्ट्रैक्ट आपका किसी के साथ हुआ, तो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू इनटू द कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखा 30 चेयर्स आपको इस पर्टिकुलर मेक की लेनी है एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। तो जब वो 30 उसको कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम जब डिलीवरी की बात आई तो आपका पर्सन गया, उसे जाके वो 30 को सेपरेट कर दिया। ठीक है, जब वो 30 को सेपरेट कर दिया तो वो क्या हो गई? एसर्टेन्ड। और जब वो उससे पहले वो 100 की 100 पड़ी हुई थी, 100 भी तो वैसे देखने में एक जैसी ही थी। ठीक है, बट उसने 30 अपने हिसाब से, उसे जो लगा कि मे बी बेटर क्वालिटी की होंगी, हाँ, कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा, वो उसने निकाल ली। तो जो 100 की 100 पड़ी हुई है उनको हम क्या बोलेंगे? अनएसर्टेन्ड। कि वो अनएसर्टेन गुड्स हो जाएंगी, उसमें से जब आप 30 निकाल लोगे तो वो एसर्टेन हो जाएंगी। और स्पेसिफिक, अब एसर्टेन्ड और स्पेसिफिक वैसे तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है? जो स्पेसिफिक गुड्स हैं वो एट द टाइम ऑफ सेल ही डिसाइड हो जाता है। ठीक है, कि कौन सी पर्टिकुलर मेक का मॉडल आपने लेना है। ठीक है, एक पर्सन के पास 30 घोड़े हैं, 30 में से मतलब घोड़े तो घोड़े ही हैं, पर आपने एक घोड़ा अपनी पसंद का जब निकाल लिया एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जाएगा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एसर्टेन में जैसे कि 100 पीस या कुछ चेयर्स पड़ी हुई हैं, उसमें से आपने 30 निकाल दी, तो वो एसर्टेन हो जाएंगे। ठीक है, तो एसर्टेन गुड्स और स्पेसिफिक में फर्क यही है कि स्पेसिफिक गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही सर्टेन होती हैं, लेकिन सर्टेन गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल साइन करने के बाद, डिसाइड करने के बाद में सर्टेन किया जाता है। ठीक है, इसको नेक्स्ट आप स्लाइड पे भी देखोगे। फ्यूचर गुड्स कौन से हैं? गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एक्वायर्ड आफ्टर द सेल। ठीक है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे या एक्वायर करोगे, ठीक है, आफ्टर गुड्स इन द फ्यूचर। कंटिजेंट गुड्स कौन सी हो सकती हैं? फ्यूचर क्रॉप्स, की क्रॉप उगेगी नहीं उगेगी, गेहूं की फसल लगाई, सही हुई नहीं हुई, जितनी बोली थी उतनी क्वांटिटी नहीं कर पाए। ठीक है, फ्यूचर क्रॉप्स। गुड्स टू अराइव, शिप के द्वारा आनी थी, शिप डूब गया, ठीक है, या शिप पहुंच गया, तो कंटिजेंसी आ गई। एग्स है, मतलब पोल्ट्री फॉर्म है, एग सेल करने हैं, तो वो एग्स बेसिकली कंटिजेंट है कि उतने एग्स होंगे या नहीं होंगे, राइट क्वालिटी के होंगे नहीं होंगे, ब्रेक होंगे नहीं होंगे। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग देयर। दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, इसी में गुड्स को आप देखोगे कि गुड्स में बेसिकली इसमें आ जाते हैं चैटल्स। चैटल कहा जाता है जो मूवेबल पोजेशन है।
ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी या पर्सनल थिंग्स आपकी। ठीक है, इसी में गुड्स कौन सी होगी? नॉट ग्रोइंग क्रॉप्स बट हार्वेस्टेड क्रॉप्स, उगी हुई फसल नहीं, काटी हुई फसल। ठीक है, हार्वेस्टेड क्रॉप हो जाएंगे गुड्स में। फ्यूचर गुड्स आ जाएंगे जो मैन्युफैक्चर की जाएंगी। स्पेसिफिक गुड्स कौन सी हैं? आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ सेल। इसमें ये चीज आप देखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ सेल स्पेसिफिक गुड्स के केस में। एग्जिस्टिंग कौन सी हैं? इन एग्जिस्टेंस बट नॉट येट सेलर्स प्रॉपर्टी, एग्जिस्ट तो कर रही है बट सेलर की प्रॉपर्टी अभी नहीं बनी है, सेलर ने भी किसी से खरीदना है या लेना है, उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। अनअसर्टेन गुड्स कौन सी हैं? गुड्स नॉट येट अप्रोप्रिएटेड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि 100 चेयर पड़ी थी, 100 में से 30 लेनी है, तो अभी आपने डिसाइड नहीं किया कौन सी लेनी है, तो वो 100 की 100 चेयर्स जो हैं वो अनअसर्टेन मानी जाएंगी। असर्टेन कब हो जाएंगे? जब आप उसमें से 30 चेयर स्पेशली जो आपको चाहिए वो आइडेंटिफाई कर लोगे और अप्रोप्रिएट करके सेग्रीगेट कर दोगे। सो स्पेसिफिक गुड्स कौन सी हैं? गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ अ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। ठीक है, सो लुक एट दीज वर्ड्स, एट द टाइम ऑफ सेल। स्पेसिफिक गुड्स जो है वो एट द टाइम ऑफ सेल ही आइडेंटिफाई हो जाएंगी। सर्टेन गुड्स हो जाएंगी आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। ठीक है, इसमें है कि ये एट द टाइम इमिडिएटली हो जाएंगी और ये आफ्टरवर्ड्स डिसाइड होंगी। और जो जेनेरिक या अनअसर्टेन गुड्स हैं वो कैसी गुड्स होंगी? अनअसर्टेन गुड्स किसे हम कहेंगे? विच आर इंडिकेटेड बाय डिस्क्रिप्शन एंड नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। ठीक है, आपको कोई से टैली की चेयर लेनी है, मतलब कि उसकी आर्म्स होनी चाहिए एक्सेट्रा, बैक ऐसी होनी चाहिए, सो यू आर गिविंग अ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसको हम कहेंगे अनअसर्टेन गुड्स, जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई अभी नहीं की गई। फ्यूचर गुड्स वी हैव आल्सो सीन, जो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करनी है। कंटिजेंट गुड्स हैं विच डिपेंड्स अपॉन अ कंटिजेंसी, जिसकी एक्विजिशन, जिसकी डिलीवरी किसी कंटिजेंसी पे निर्भर करती है, कि कोई शिप से सामान आना है, अगर तो वो शिप डूब गई तो वो नहीं आ पाएगा। ओके, एक इसमें लास्ट ये है, इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि जिन गुड्स की हम बात कर रहे हैं सेल परचेज के लिए, जो सब्जेक्ट मैटर है, अगर वही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा? दीज आर गिवन अंडर सेक्शन 7 एंड 8। पहला है गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 7, कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही वो गुड्स क्या है, डिस्ट्रॉय हो गई अगर, तो क्या होगा? ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। जैसे आपने एक घोड़ा खरीदना था, ठीक है, और वो घोड़ा कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही दोनों पार्टीज को नहीं मालूम था, दोनों को ही नहीं पता था, और जो घोड़ा आपने स्पेसिफिकली डिसाइड किया खरीदने के लिए, वो घोड़ा पहले ही मर चुका था। ठीक है, तो ना सेलर को मालूम था ना बायर को पता था, तो उस केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल, सेल से पहले गुड्स पेरिश हो रही हैं, बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल कर चुके हो पर सेल नहीं हुई है। ठीक है, दोनों के बीच में जो गैप है उसके दौरान वो गुड्स क्या है, पेरिश हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो पहला पार्ट देखिए, एज पर सेक्शन 7, कि गुड्स जो पेरिश हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं, कि बेचने की हालत में है ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इट शुड बी फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। एक पर्टिकुलर घोड़ा खरीदना था आपने, ठीक है, वो घोड़ा मर गया, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक गुड हो गई। और क्या कंडीशन है? इट शुड नॉट बी फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड, अनअसर्टेन गुड से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? गुड्स पेरिश बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट नॉलेज ऑफ द सेलर। ठीक है, गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से पहले पहले। आज आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप एक अपना अरबी घोड़ा आपके अस्तबल में पड़ा हुआ है, ठीक है, चेन्नई में, वो आप बेचोगे। ठीक है, बेच रहे हो बायर को, बायर भी मान गया, आपने उसका वीडियो सब ऐसे सब दिखा दिया उसको पुराना, वो रेडी हो गया खरीदने के लिए, बट अननोन टू द सेलर दैट पर्टिकुलर हॉर्स हैज ऑलरेडी डाइड अ डे बिफोर, एक दिन पहले ही वो मर चुका था, तो ऐसे सब में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम इसमें कर रहे हैं गुड्स पेरिशिंग बिफोर
सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल सेक्शन 8। ठीक है कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में जो डिफरेंस है, यानी एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, सेल होने में अभी टाइम है, उसके बीच में जो वो गुड्स थी जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, विच इज एन एक्सक्यूज, उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाएगा। सो कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इफ कंडीशन क्या है, अगर वो एग्रीमेंट टू सेल है, नॉट एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल अभी नहीं हुई है, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल ही है। एंड लॉस मस्ट बी स्पेसिफिक, यानी कि लॉस एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुड से रिलेटेड होनी चाहिए, तब वो अवॉइड कर सकता है। ठीक है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स डैमेज बिफोर रिस्क पास्ड ऑन टू द बायर। ठीक है, अभी वो कहो कि बायर ने ओनर बनना था, ओनर इसका मतलब कौन है, सेलर ही है। सेलर ही ओनर है और सेलर के पास रहते रहते ही गुड्स क्या है, वो डैमेज हो गई। ठीक है, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट सेलर अवॉइड कर सकता है। एंड गुड्स जो डैमेज हुई हैं उसमें बायर या सेलर किसी की भी गलती नहीं है, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, यानी कि सेलर डिलीवरी नहीं देगा और बायर उसकी पेमेंट नहीं करेगा। इसी में एक और है, ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स सब्सिक्वेंटली पेरिश। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स जो हैं वो बाद में डैमेज हो रही हैं, जिसमें किसका फॉल्ट नहीं है, इफ फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी, इसमें फॉल्ट है ईदर पार्टी। पीछे था कि किसी का भी फॉल्ट नहीं है, यहाँ पे फॉल्ट है ईदर पार्टी, यानी सेलर का फॉल्ट है या बायर का फॉल्ट है। अगर तो सेलर का फॉल्ट है तो फिर उस केस में क्या होगा, उसे गुड्स, देन द पार्टी इन डिफॉल्ट इज लायबल फॉर नॉन डिलीवरी। ठीक है, इफ द फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, देन द पार्टी इन डिफॉल्ट, जिसने गलती की है, वो लायबल होएगी नॉन डिलीवरी के लिए। ठीक है, कि उसको गुड्स डिलीवर नहीं की जाएंगे क्योंकि गुड्स डैमेज हो गई, बायर ने गलती की, तो बायर डिलीवरी कैसे मांगेगा। और अगर सेलर ने गलती की है तो सेलर गुड्स की पेमेंट नहीं मांग। और अगर सेकंड पॉइंट इसके अंदर है, इफ नो फॉल्ट, अगर किसी का भी फॉल्ट नहीं है, ना सेलर ना बायर का, एंड इफ द रिस्क हैज पास टू द बायर, पहले में रिस्क सेलर के पास था, यहाँ पे रिस्क क्या है, बायर को पास ऑन हो गया है। अगर सेलर से रिस्क पास ऑन हो गया है बायर को, तो बायर मालिक बन गया है, तो बायर उन गुड्स के लिए पे करेगा। ठीक है, बायर हैज टू पे फॉर द गुड्स, क्योंकि वो मालिक बन चुका है, इवन तो वो गुड्स की डिलीवरी अभी उसे चाहे नहीं की गई, पर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। अगर रिस्क पास ऑन बायर को नहीं किया गया है, यानी कि सेलर ही ओनर है, तो उस केस में क्या होगा, इस एग्रीमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। एंड सेलर इज नॉट लायबल फॉर डिलीवरी, सेलर को डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है, पर उसे लॉस बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि रिस्क जो है वो बायर को पास ऑन नहीं हुआ, सेलर ही ओनर है, तो सेलर हैज टू बियर द लॉस ऑफ दोस पर्टिकुलर गुड्स दैट हैव डैमेज। इज इट ओके? Okay, ma'am. Yes. Thank you, everybody. Thank you for your patience and listening. Thank you, ma'am.